ढोलक की थाप और महिला संगीत के बीच बैठी हुई तपस्या की नजर काजल और पायल पर थी, जो दौड़ दौड़ कर अपनी सहेली विधि की शादी के सारे काम संभाल रही थी। तपस्या ने अपनी बहन रमा से कहा, रमा, शायद आज मेरा तुम्हारी बेटी की शादी में आना सफल हुआ। कब से देख रही हूं, ये दोनों लड़कियां बहुत काम कर रही हैं। मुझे इन्हें अपनी बहू बनाना है। हैं कौन ये लड़कियां? ये दोनों विधि की सहेलियां हैं। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मगर तुम्हारे बेटों के लायक नहीं है। बाप बहुत गरीब है, मजदूरी करता है, देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दहेज तो हमारी तीनों बड़ी बहुएं भी लेकर आई थी, पर संस्कार नहीं लाई। तुम कुछ भी करके इनके पिताजी से राहुल और दीपक की शादी की बात करो। हाँ, भला इतना सुनहरा मौका कौन हाथ से जाने देता है। घर मुंह मांगा रिश्ता आया है, ये सोचकर उनके पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। तपस्या ने कहा, रीमा, नेहा, सुहानी, अपनी देवरानियों का स्वागत करो और उन्हें अंदर ले आओ। मम्मी जी, आपने तो हमारी नाक ही कटा दी। क्या आपको दुनिया में लड़कियां नहीं मिली थी जो इन गरीब लड़कियों को बहू बना लाई और उम्मीद करती हैं कि हम उनका स्वागत करें? हाँ, इनसे अच्छी तो मेरी बुआ की लड़की थी। शादी में गाड़ी देने के लिए तैयार थे और कैश अलग। मगर अब आगे क्या ही कहूँ। मम्मी जी, जो भी करना है आप कीजिए। हम गर्मी में इतनी देर खड़े नहीं रह सकती। चलो दी, कमरे में चलते हैं। ये कहकर वो तीनों चली गईं। तपस्या ने अपनी दोनों बहुओं की आरती उतारी और उन्हें अंदर ले आईं। काजल और पायल अपनी जेठानियों के पैर छूने चली तो रीमा बोली, अरे बस बस, ये सब रहने दो। इतना झुकने से कहीं तुम्हारा ये चीप क्वालिटी लहंगा ना फट जाए। ये कहकर वो तीनों जोर से हंस पड़ी। काजल और पायल को उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तपस्या ने कहा, बहू, इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये तीनों इसी तरह की बातें करती हैं। अच्छा सुनो, बहुत गर्मी हो रही है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और ये कपड़े बदल लो। वो दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। तीनों बड़ी बहुएं आपस में बतियाने लगीं। रीमा बोली, सासू माँ गर्मी तो ऐसे बता रही हैं जैसे उनकी गरीब बहुएं दहेज में एसी लेकर आई हों। हमें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें लेने दो ना गर्मी के मजे। अगली सुबह, मम्मी जी उठो, चाय ले लो। तपस्या ने आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो 6:30 बजे हैं। तुमने इतनी जल्दी चाय बना दी? मम्मी जी, हमारे गांव में तो सुबह 5 बजे चाय बन जाती है। हम सबको सुबह जल्दी उठने की आदत है। हाय, जुग जुग जियो बेटी। तुम्हारी जेठानियों की गुड मॉर्निंग तो 9:30 बजे होती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब तक दीदी उठकर आती हैं, हम दोनों तब तक रसोई में खाने की तैयारी करती हैं। जब तक तीनों बड़ी बहुएं उठीं, काजल और पायल रसोई में खीर, दम आलू, मखनी दाल, रायता बना चुकी थी। बस पूड़ियां सेकनी बाकी थी। तीनों बहुएं उठकर रसोई में आईं तो उनकी तैयारियों को देखकर हैरान हो गई। लगता है रात भर गर्मी के मारे तुम दोनों को नींद नहीं आई, इसीलिए सुबह सुबह इतना कुछ बना लिया। वही तो, मायके से एसी मिला होता तो इन्हें भी हमारी तरह चैन की नींद आती। पंखे की हवा में तो लगता है रात भर देवर जी इनके पसीने पोंछने में रह गए होंगे। इनको ससुराल में पंखा मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। गांव में तो इनके पास केवल हाथ का ही पंखा होता होगा। तपस्या पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। बस करो बहू, बस करो। बदतमीजी की हद होती है। ये गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका मजाक उड़ाओगी। तुम तीनों से लाख गुना बेहतर हैं ये दोनों। जाओ, जाकर कुछ काम धाम कर लो। हाँ। अरे चलो यहाँ से, यहाँ तो पीछे समस्या जी खड़ी हैं। हाँ। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। बड़ी बहुओं को लगा कि गरीब होने के बावजूद भी उनकी सास उन गरीब बहुओं की बहुत परवाह करने लगी हैं। लगता है पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आज आने दो विनय को, रात में इनके कमरे की बिजली कटवा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे सोती हैं ये दोनों पंखे की हवा में।
दीदी, एक रात में ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सच मजा ही आ जाएगा। रात में जब सब सो गए तो विनय ने अपनी बीवी के कहने से उनके कमरे की बिजली काट दी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। कमरे में बिना पंखे के सोना बहुत मुश्किल था। बहुत गर्मी है, चलो दीपक छत पर चलते हैं। शायद पायल के कमरे की बिजली भी चली गई। पायल भी राहुल के साथ बाहर खड़ी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि नई नवेली बहुएं छत पर जाकर सोएंगी। अरे परेशान क्यों होते हो? गांव में भी तो हम सब खुली छत पर सोते थे। ताज़ा ठंडी ठंडी हवा में सोने का मजा ही कुछ और है। पायल और काजल दोनों अपने पति के साथ छत पर जाकर सो गईं। सुबह में तीनों जेठानियां उनकी हालत देखने के लिए बेताब थीं, लेकिन आज वो दोनों देर से उठी। लगता है रात भर सोई नहीं हो, इसीलिए आज देर से उठी हो। अरे नहीं दीदी, वो तो शुक्र हो बिजली का जो रात में कट गई। बड़े दिनों बाद छत पर ठंडी हवा में ऐसी चैन की नींद सोए, इसलिए आँख ही नहीं खुली। उनकी बातें सुनकर रीमा का तो चेहरा ही उतर गया। उनकी अक्ल के घोड़े दौड़ने लगे कि अब क्या करना चाहिए जिससे वो गर्मी में परेशान हो जाएं। अगले दिन उन्होंने सोचा कि उन दोनों से ऐसा खाना बनवाया जाए जिससे वो घंटों रसोई में लगी रहें, मगर काजल और पायल सब कुछ फटाफट निपटाकर फ्री हो जाती। मन तो करता है कि नहाने जाएं तो उन पर उबलता पानी डाल दूं। दीदी, ये काम तो मैं कर दूंगी। जैसे ही ये नहाने जाएंगी ना, मैं टंकी में गर्म पानी डाल दूंगी। इतना गर्म पानी कौन करेगा दी? पागल, आज ताज़ा पानी नहीं भरेंगे। टंकी का पानी खुद गर्म हो जाएगा और थोड़ा गर्म और मिला देंगे। सिंपल। काजल नहाने गई हुई थी। नेहा ने पहले ही छत पर गर्म पानी करने के लिए रॉड लगाई हुई थी। नेहा और सुहानी भी वहीं खड़ी बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गर्म पानी टंकी में डालने के लिए बाल्टी उठाई, उसका पैर फिसल गया और उबलता पानी उन तीनों के पैरों पर गिरा। वह जल गई और तेज तेज रोने चिल्लाने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़े। काजल भी जल्दी से बाथरूम से निकलकर छत पर दौड़ी। छत पर जाकर देखा तो उन तीनों के पैरों में मोटे मोटे फफोले पड़ गए थे। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने छत पर पानी क्यों गर्म किया और यहाँ टंकी के पास खड़ी होकर उबलते पानी का क्या कर रही थी? अरे छोड़ो मम्मी जी, अभी हमें इन तीनों को अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक ये सच नहीं बताएंगी ना, कोई इन्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा बहू, समझी? वो तीनों जलन के मारे छटपटा रही थी। रीमा रोते हुए बोली, मम्मी जी हमें माफ कर दो। हमने ये गर्म पानी टंकी में डालने के लिए करा था ताकि इन दोनों को गर्मी में गर्म पानी से नहाना पड़े। हाय, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम ही जल जाएंगे। ये सब मेरी योजना थी और मुझे इसकी सजा मिल गई। हमने इन दोनों को बहुत सताया और हमें उसका फल मिल गया। अब हमें अस्पताल ले चलो, ये तकलीफ अब सहन नहीं हो रही। कर भला सो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। अब भुगतो और तड़पती रहो यहीं पर। काजल और पायल बहू, चलो नीचे, इन्हें मरने दो यहीं। तीनों बड़ी बहुएं तपस्या के पैरों में पड़ गईं और माफी मांगने लगी। काजल ने कहा, दीदी, हम तो आपकी छोटी बहन जैसी हैं, माफी मांगकर शर्मिंदा मत करो। चलो हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। वो दोनों अपनी तीनों जेठानियों को टैक्सी से हॉस्पिटल ले गईं और पट्टियां कराकर घर ले आईं। दोनों गरीब बहुओं ने उनकी खूब सेवा करी। कुछ दिनों बाद बड़ी बहुओं ने काजल और पायल के कमरे में भी एसी लगवा दिया और फिर पांचों बहुएं अमीरी गरीबी का फर्क मिटाकर प्रेम से रहने लगी। रमा शहर में रहती थी। उसका बेटा रमेश एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और बेटी महक कॉलेज में पढ़ती थी। रमा का परिवार अच्छा खासा अमीर परिवार था। एक दिन रमा घर में बैठी चाय पी रही थी कि तभी गांव से उसकी गरीब सहेली शांता का फोन आता है। बहन, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मुझे तो बस अपनी बबली की चिंता है। मेरे मरने के बाद पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा।
अरे तू चिंता ना कर, मेरे होते तेरी बबली को कुछ ना होगा शांता। भूल गई क्या, मैंने तेरी बबली को अपने घर की बहू बनाने का वादा कर रखा है। वह तो मैं नहीं भूली, पर जितना जल्दी हो सके मेरे जीते जी है काम कर लो बहन। हाँ ठीक है, तू चिंता ना कर, मैं रमेश और महक को साथ लेकर अभी गांव आ रही हूँ। हाँ। रमा को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह रमेश और महक को साथ लेकर तुरंत गांव में आती है। मगर उनके गांव में पहुंचने से पहले ही शांता दुनिया से कूच कर जाती है। यह क्या शांता, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही दुनिया छोड़ चली। बबली बेटी तू चिंता ना कर, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। यह कहकर रमा बबली को अपने साथ शहर ले आती है और रमेश और बबली की शादी करवा देती है। रमा शादी के बाद बबली को समझाते हुए कहती है, बबली बेटी यह शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसलिए शहर वालों की तरह समझदार बनकर रहना सीख लेना। पर मैं तो पहले ही शहर वालों से बहुत ज्यादा समझदार हूँ माँ जी। अरे वाह यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। अब तू हर काम में अपनी समझदारी दिखाएगी ना? आप चिंता ना करो माँ जी, मेरी समझदारी देखकर आप खुश हो जाएंगी। एक दिन रमा के सिर में तेज दर्द था, तो वह बबली को बुलाकर कहती है, बहू मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है बेटी। सिर दबाऊं माँ जी? नहीं नहीं, सिर मत दबा, जा तू जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। हाँ। रमा के यह कहने पर बबली रसोई में चाय बनाने चली जाती है, मगर जैसे ही वह गैस पर चाय का पानी रखती है तो गैस खत्म हो जाती है। यह देख बबली कुछ जुगाड़ करने के बारे में सोचने लगती है। ओहो, गैस तो खत्म हो गई, अब चाय कैसे बनेगी? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बबली यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गरम करने वाली रॉड पर पड़ती है। उसे देख बबली को तुरंत एक जुगाड़ सूझ जाता है। वह झट से एक बर्तन में पानी लेकर उसमें चीनी, दूध और चाय पत्ती डाल देती है और उसे रॉड से उबालने लगती है। मगर तभी रसोई में महक आ जाती है। महक बबली का यह जुगाड़ देख हक्की बक्की रह जाती है। अरे यह क्या कर रही हो भाभी? वो गैस खत्म हो गई थी और माँ जी को चाय चाहिए थी, इसीलिए मैंने चाय बनाने का जुगाड़ कर लिया। हम तो गांव में ऐसे ही जुगाड़ कर लेते थे। अरे भाभी, यह गांव नहीं शहर है, यहाँ ऐसे जुगाड़ नहीं चलते। तभी वहां रमा भी आ जाती है और वह बबली को समझाते हुए कहती है, अरे मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी जुगाड़ू है। माँ जी, मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा? अरे तुझे ऐसे जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत ना है। गैस खत्म हो गई थी तो मुझे बता देती। प्लीज़ भाभी, आगे से ऐसा जुगाड़ कभी मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद रमा की कुछ सहेलियां घर आती हैं तो रमा उनसे पूछती है, क्यों बहनों, मेरी बहू कैसी लगी? तुम्हारी बहू तो चांद सी है। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि इसका गांव से दूर दूर तक भी कोई संबंध है। अरे बहू तो बिल्कुल शहर वाली मॉडर्न बहू लगती है, पर क्या खाना वाना भी अच्छा बना लेती है। अरे खाने की तो पूछो ही मत, खाना तो मेरी बबली ऐसा बनाती है कि खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा ऐसी बात है, तो हम बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगी। उनके यह कहने पर रमा बबली को बुलाकर कहती है, बबली बेटी, हम सबके लिए गोल गोल पूड़ियाँ और आलू की रसदार सब्जी बना कर ला। जी माँ जी, अभी बना कर लाई। यह कहकर बबली रसोई में जाकर पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाने लगती है, मगर घर में तो 2 ही आलू बचे थे। यह देख बबली फिर से सब्जी बनाने का जुगाड़ सोचने लगती है। अरे इन 2 आलू से सब्जी कैसे बनेगी? पर माँ जी ने कहा है तो सब्जी तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ, क्या जुगाड़ करूं? अरे मिल गया जुगाड़। बेसन के गट्टे बनाकर उसमें आलू मिला देती हूँ। इस जुगाड़ से तो सब्जी बड़ी अच्छी बन जाएगी। हाँ। यह कहकर बबली बेसन के गट्टे और आलू से सब्जी बना लेती है।
मगर फिर पूड़ियाँ बनाती है तो वे गोल नहीं बन पाती। इसीलिए अब वह पूड़ियों को गोल बनाने का जुगाड़ सोचने लगती है। आहा, मिल गया जुगाड़। टिफिन के ढक्कन से काटकर पूड़ियों को गोल गोल बना देती हूँ। यह कहकर वह अपने जुगाड़ से गोल गोल पूड़ियाँ और सब्जी बना लेती है और उसकी बनाई सब्जी और पूड़ियाँ सबको बहुत पसंद आती हैं। अरे वाह, बहू ने सब्जी और पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनाई हैं। गोल गोल पूड़ियाँ और यह आलू मिक्स गट्टे की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। वाह रमा बहन, खाकर आनंद आ गया। मेहमानों के जाने के बाद रमा बबली की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। पर सुन, पर तुझे इतनी गोल गोल पूड़ियाँ और यह आलू मिक्स गट्टे की सब्जी बनाने का आइडिया कैसे आया? बात यह है माँ जी कि यह सब मेरे देसी जुगाड़ का कमाल है। घर में 2 ही आलू बचे थे तो मैंने बेसन के गट्टे में आलू मिक्स कर सब्जी बनाने का जुगाड़ कर लिया। और तूने इतनी गोल गोल पतली पतली पूड़ियाँ कैसे बनाई? वो भी मेरे देसी जुगाड़ से बनाई माँ जी। मैंने तो ना टेढ़ी मेढ़ी पतली पतली पूड़ियाँ बेली और उस स्टील वाले टिफिन के ढक्कन से काटकर गोल बना ली। बस हो गया जुगाड़। यह सुनकर रमा हैरान रह जाती है और बबली से कहती है, बहू, तुझे समझाया था कि तू ये देसी जुगाड़ करना छोड़ और तेरी जो समस्या हो वह हमें बता दिया करना। ठीक है माँ जी, आगे से नहीं करूँगी। अब करूँगी कहने से काम नहीं चलेगा भाभी। अब तो कसम खा लो कि जुगाड़ करने की सोच को छोड़ दो। ठीक है ननद जी, छोड़ दूंगी। उस दिन के बाद बबली जुगाड़ करने की बात तो मानो भूल ही जाती है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजर जाते हैं, मगर फिर एक दिन जब सब घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो घर में अचानक कड़वा धुआं फैलने लगता है। धुएं से सबका दम घुटने लगता है। रमेश पूछता है, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं तो मेरी जान निकाल देगा माँ। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा। उठकर देख तो ले, कहाँ आग लग गई है। सारा घर धुएं से भर गया है। महक रसोई में जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। बबली नीम की सूखी पत्तियों से धुआं फैलाने में लगी थी। भाभी, अरे ओ भाभी, ये क्या कर रही हो? घर को नीम के कड़वे धुएं से क्यों भर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? आपको नहीं ननद जी, मच्छरों को मारने का इरादा है। घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, नीम के धुएं से सब मर जाएंगे। यू फूल, ये क्या कर रही हो? मच्छर भगाने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। पर यह देसी जुगाड़ है। बबली का यह नया जुगाड़ देख रमा तो अपना माथा ही पीट लेती है। बबली के नए नए जुगाड़ देख उसका पारा गर्म हो जाता है और वह बबली को डांटते हुए कहती है, क्यों री बबली, बता, तू ये जुगाड़ करने से बाज आएगी कि नहीं? मैं तो बस देसी तरीके से मच्छर भगाने की कोशिश कर रही थी माँ जी। तुझे मना किया था ना कि ऐसी कोशिशें मत किया कर। तेरा ये गवारपन यहाँ नहीं चलेगा। फिर से भूल हो गई माँ जी। पर इसे अपनी आखिरी भूल समझना। हाँ, आगे से ऐसा कोई जुगाड़ किया ना तो जिस गांव से आई है वहीं छोड़ाऊंगी, समझी? यह सुनकर बबली डर जाती है और उसी दिन से जुगाड़ करने की बात हमेशा के लिए भूल जाती है। आज तो जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद जुगाड़ करने की बात मन में भी नहीं लाऊंगी। हाँ। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रमा को सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाता है। वह कई तरह की दवाइयां लेती है मगर आराम नहीं लगता। अपनी बिगड़ी हालत देख रमा बबली से कहती है, सुन रही मेरी जुगाड़ी बहू, क्या मेरी इस बीमारी को ठीक करने का भी कोई जुगाड़ है तेरे पास? जुगाड़ तो है माँ जी, पर मैंने अब जुगाड़ करने से तौबा कर ली है। तुम तो अपने जुगाड़ से तौबा ही किए रहो भाभी। माँ, इसके जुगाड़ के चक्कर में पड़ोगी ना तो बीमारी और बढ़ जाएगी। यह सुनकर बबली कहती है, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? अदरक, लौंग, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियों का ऐसा काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी कि रोग एक दिन में भाग जाएगा। अरे ऐसी बात है तो फिर खड़ी क्यों है? जल्दी बना ला काढ़ा। रमा जैसे ही यह कहती है
बबली अकड़ कर रसोई में जाती है और काढ़ा बनाकर रमा को पिलाती है। 2 बार काढ़ा पीने से रमा की सर्दी, खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर बबली अपने जुगाड़ पर थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहती है, अब तो आप मेरे जुगाड़ को मान गई ना सासू माँ? बिल्कुल मान गई मेरी जुगाड़ी बहू। इसके साथ ही रमा अपनी जुगाड़ू बहू के जुगाड़ पर नाराज होना हमेशा के लिए छोड़ देती